हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ये किस कैटेगरी के अंडर में आता है? डायनेमिक्स। पहले जो चैप्टर थे 3 और 4, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो काइनेमेटिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर अब तक हम क्या कर रहे थे? मोशन की तो स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज बिहाइंड इट। कॉज बिहाइंड इट मतलब कि किसने मोशन करने पर मजबूर किया, उसके पीछे क्या रीजन, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो हम सारे लॉज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने जब फिजिक्स के सारे लेक्चर शुरू किए थे तब भी बोला था कि बच्चे बोलते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड है और हम कर नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके थोड़े से लॉज पढ़ लो और उस लॉज को सभी जगह पर आप इजीली लगाओगे, समझ के लगाओगे अच्छी तरीके से, देन ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके। मैं चाहता हूँ कि अच्छा, ये वीडियो देख के आप पढ़े या पहले पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 है, उसके पहले 3 या 4 पेजेस इंट्रोडक्शन के जो दिए हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वो पहले पढ़ लीजिए या ये वीडियो देखने के बाद वो पढ़िए। ठीक है, तो आपके दिमाग में और अच्छी तरीके से जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये लॉज है, इसको कई बार बच्चे एनएलएम भी बोलते हैं। एनएलएम। एनएलएम का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि आपको पता ही होगा, ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बहुत सारी जगह पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, पूरा ऑप्टिक्स, पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन्होंने ही डिराइव किया है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें से तीसरा लॉ तो आपको मतलब कि ऐसा सबको पता होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? आप किसी को एक चाटा मारोगे तो वो आपको खुल के एक चाटा और मारेगा। ठीक है, अपने पापा के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, वरना दो चाटे पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ कुछ और है, उसको हम देखेंगे। उसका थोड़ा मतलब कि हमने ऐसा प्रोवर्ब जैसा बना दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं, 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, उसके पीछे के रीजन, रीजन बोल दो या कॉज बोल दो। ठीक है, सब कुछ सेम है। एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि एक स्टेडी ऑब्जेक्ट है, ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसे मूव करना है, क्या करना है? मूव करना है, तो आप क्या करोगे? वेरी सिंपल। यहाँ पर ऐसे मूव करना है तो या तो हम यहाँ से सर हम क्या करेंगे, हम या तो पुश करेंगे, या एक दूसरा ऑप्शन भी सर हमारे पास है, मतलब हम यहाँ से पुल करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, कोई बात नहीं। ये स्टेडी था, ये ब्लॉक कैसा था? स्टेडी, और आप इसको मोशन में लाना चाहते थे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दूसरा, आपने उसको मोशन में ला दिया, वो ब्लॉक आ रहा है, बहुत ही स्पीड से आ रहा है। ठीक है, आपको उसे रोकना है तो क्या करोगे? आप कहोगे सर हम उस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे ताकि वो रुक जाए। ठीक है, अब क्या लगाओगे? फोर्स। देखो ये क्या है, ये आपने पुश किया, क्या किया? पुश। ये आपने क्या किया?
पुल किया, ये भी आपने क्या किया, पुश। कभी भी फोर्स लगाओ ना, तो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स सिंपली दो चीज है, वन इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स का मतलब यही है, किसी पे फोर्स लगाओ तो कहने का मतलब आप उसको या तो पुश कर रहे हो या तो पुल कर रहे हो। पुश करोगे तो इसको मतलब कि पुश ऐसे बोलेंगे या ऐसे बोलेंगे। तो हर बार ऐसा नहीं है कि पुश करने से ऑब्जेक्ट मूव करना ही शुरू हो जाता है। पुश करने से मूवमेंट स्टॉप भी हो सकती है और पुल करने से भी मूवमेंट स्टॉप हो सकती है। कैसे, देखो आप यहाँ पर हो और आपने इसको खींचा तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये स्टॉप हो सकता है कि नहीं। हाँ, समझ में आया। अच्छा, एक चीज और देखियो, ये स्मूथ प्लेन है और ये थोड़ा रफ प्लेन है। यहाँ पर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपको उसे मूव करवाना है तो आप क्या करोगे, आप उसे धक्का दोगे। ठीक है, धक्का दे दिए, धक्का देने के बाद क्या हुआ कि ब्लॉक यहाँ तक आ गया। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ पर ही हो, आप खड़े हो शांति से, उसे धक्का देके खड़े हो तो ब्लॉक इधर जाएगा। तो क्या कहते हो, सोचो कि यहाँ पर जब आपने उसे धक्का दिया उस टाइम पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पर, चलो यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, आगे सारा रोड रफ रोड ही है, क्या यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड होगी या उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। श्योरली आप बोलोगे सर इट इज वेरी सिंपल, आंसर इज लेस देन 5 मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और यहाँ पर सोचो कि उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। एक चीज और है, देखो ऐसा है, ठीक है, स्मूथ स्लोप है, आपने किसी एक ब्लॉक को यहाँ से, आप तो ऐसे खड़े हो और स्लाइटली धक्का दे दिए, छोटा सा ही धक्का दे दिए, यही ब्लॉक है तो यहाँ पर आपको देखिए कितना ज्यादा पुशिंग करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपने उसको कम पुश किया, क्या होगा, क्या मुझे बोलिए, ये नीचे आएगा। सोचो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, क्या है उसकी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक जब यहाँ होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, अच्छा, तो आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा सोचो 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 सोचो, ये प्लेन कुछ इस तरह है, सोचा क्या आपने, किस तरह है, इस तरह, स्टोरी जैसा है ना, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना ही है। तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, ओके, और पूरा स्मूथ प्लेन है, कैसा है, स्मूथ। 100% स्मूथ तो होता ही नहीं कुछ, लेकिन सोच लो ना 100% स्मूथ है। तो यहाँ जब ब्लॉक आएगा, ठीक है, इसकी हाइट पे ही ब्लॉक आएगा तो स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर, अच्छा 5 मीटर पर सेकंड, सोचो कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हाईएस्ट स्पीड कहाँ पर होगी, यहाँ पर। फिर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी कम होती चली गई और यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, और अगर कोई है नहीं तो क्या होगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। अच्छा, एक चीज और देखो, आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, और आपने एक स्टोन को ऊपर की ओर उछाल दिया, यहाँ पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी,
यहाँ पर कितनी होगी? बोलोगे लेस देन 5 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और वापिस नीचे आएगा। ठीक है, नीचे वो क्यों आया? यहाँ पर ये इधर क्यों गया? यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ क्यों गई? यहाँ पर ये क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और है, आप खड़े हो, ठीक है, और आपने सिंपली एक स्टोन को रिलीज कर दिया। आपने उसे पुश भी नहीं किया, पुल भी नहीं किया, ठीक है। आपने सोचा कि चलो उसको मैंने जब कब से पकड़ के रखा है, चलो छोड़ देता हूँ, तो वो क्या, वो वहीं रहेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो समझ में आपके क्या आ रहा है? ये जो सारी जो मैंने बातें की, यहाँ पर टाइम पास किया, उसमें से आपको समझ में क्या आ रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को, पहले पहले एग्जांपल से आपको समझ में क्या आया? स्टेडी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें पुश करना पड़ता है पीछे से, या तो पुल करना पड़ता है आगे से। फिर उसी को मोशन में से अगर हमें स्टेडी करना है, मोशन में से अगर हमें क्या करना है, स्टेडी, तो भी हमें ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, क्या ऐसा तो क्या स्टेडी से मोशन में लाने के लिए ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो मोशन में से स्टेडी करने के लिए ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा? अच्छा, वो मोशन में है, और सोचो एक और एग्जांपल, आज तो एग्जांपल एग्जांपल ही हम डिस्कस करेंगे। सोचो कि यह ब्लॉक है जिसकी स्पीड है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। मुझे 5 मीटर पर सेकंड बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और ये स्मूथ रोड है। कैसा है? स्मूथ रोड, ठीक है। आपकी विश क्या है कि यह 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना चाहिए, तो आप इसको फोर्स दोगे या नहीं? यस और नो? तो आंसर है नहीं, ये कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। अगर आपने फोर्स देने की ट्राई करी, 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, ऐसे ऐसे दर 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 नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। लेकिन मैंने तो बस ऐसी मेरी स्टाइल है ऐसे ड्रॉ करने की। ओके, 5 मीटर पर सेकंड से अगर आपने फोर्स देने की ट्राई की, मैंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो आपने पुश करने की ट्राई किया, या तो आपने यहाँ से पुश करने की ट्राई किया, कुछ भी अगर इसमें आपने किया, तो ये स्पीड जो है वो कायम नहीं कर पाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पर अगर रफ रोड आ गया, या तो रफ प्लेन आ गया, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो यही तो सारा ऑब्जर्वेशन किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन से पहले ग्रेट साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने भी ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करने से उनको एक चीज पता चली। क्या पता चली? इज दैट when object is under balanced force, when object is under balanced force, then it will try to maintain its original state. ओके बच्चों, स्टेट कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलोगे सर इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट हैं। स्टेट दो टाइप के होते हैं, या तो स्टेडी स्टेट होता है, या तो मोशन, ठीक है। दो स्टेट होते हैं, या तो स्टेडी स्टेट होता है, या तो मोशन। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? बैलेंस्ड फोर्स बच्चों, वो जो बैलेंस होता है, यहाँ पर एक पेन रखता हूँ और यहाँ पर एक पेन रखता हूँ, और हम यहाँ से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये बैलेंस कब होगा मुझे बोलो? यहाँ पर अगर मैं 5 किलोग्राम मास रखता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे कितना रखना पड़ेगा? 5 किलोग्राम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब कि इस साइड से जो फोर्स आएगा, टॉर्क आएगा,
वही फोर्स इस साइड से। अच्छा, यहां से अगर मैं ले लूं और फिर भी मैं बोलूं कि भैया ये बैलेंस है, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। बैलेंस के लिए कितने फोर्स चाहिए? मिनिमम 2 फोर्स चाहिए। आप ऐसा बोलोगे सर वो ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, हम तो उसे पुश नहीं कर रहे थे, तो बैलेंस्ड। अच्छा, ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, आपने 1 घंटा तक उस ब्लॉक को देखा, क्या वो मूव करने लगेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या कि वो कैसा स्टेट है? पहले तो स्टेडी स्टेट है। कैसे स्टेट, कौन से स्टेट में है? स्टेडी स्टेट में। अभी वो अपना स्टेडी स्टेट मेंटेन करने की ट्राई करेगा। ट्राई करेगा, क्या कर रहा है ना, स्टेडी स्टेट मेंटेन ही कर रहा है। तो आप बोलोगे सर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो हम बोलेंगे एक फोर्स जो हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, वेट, ठीक है। ये mg भी मैं बाद में आपको बोल दूंगा किस तरह आया। हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ेंगे F इज इक्वल टू ma। हालांकि आपको पता भी होगा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसीलिए उसका नाम मैंने जी दे दिया। सो F इज इक्वल्स टू mg, मंजी। ओके, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर एक ही फोर्स लग रहा है, तो वो बैलेंस कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर हमें ऐसा पता चला कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा तभी ये क्या रहेगा, ओरिजिनल स्टेट मेंटेन करने की ट्राई करेगा, ऐसा पता था। इसीलिए हमने सोचा कि इस ब्लॉक के ऊपर ये जो सरफेस है ना बच्चों, ये फोर्स लगा रही है, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और उस फोर्स को या तो हम N से डिनोट करेंगे या तो हम R से, और जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम होगा जिसका? नॉर्मल रिएक्शन। तो मतलब कि ये इस पे फोर्स ऐसे लगा रही है, और ये जो N है और ये जो W है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टेडी स्टेट में नहीं रह पाएगा, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया? अच्छा, तो आप बोलोगे सर तो वो मूवमेंट में था। सोचो, यहां पर उसकी स्पीड मैं बोल रहा हूं कितनी? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये प्लेन कैसा है? स्मूथ। प्लेन कैसा है? स्मूथ। तो क्या ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये कैसी स्टेट है? इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। This is a motion state. Okay, moving state, like that we can say. So here also you can say that this is a weight and this is a normal reaction. So here also you can say that n bar plus w bar equals to 0, or n bar is equals to minus w bar, or modulus of n bar is equals to modulus of w bar. That means that magnitude is same but direction is the opposite. Here also it is in the balanced condition. ओके, इसीलिए तो जब मैंने आपको पूछा था तब आपके दिमाग में वही आंसर आया होगा ना, कि सोचो कि अगर ये पूरा रोड स्मूथ है, ठीक है, अगर ये पूरा रोड कैसा है? स्मूथ है, तो वो तो ऐसे ही चलता जाएगा, उसकी स्पीड कभी चेंज होगी नहीं, ठीक है। और आगे जाके जब हमने ऐसा बोला, क्या बोला बच्चों, कि वो रफ रोड में जब आ जाएगा, कौन से रोड में? रफ रोड में। तब देखो ये क्या है? W, और ये क्या है? N। वो तो इतना ही लगता रहेगा, फिर भी उसकी स्पीड 5 से कम हो गई कि नहीं? तो अब आप बोलोगे, अब डायरेक्टली आप कंडीशन रेज करोगे, सर यहाँ पर तो बैलेंस है फिर भी क्यों स्पीड कम हो गई, मतलब कि उसने अपनी मोशन स्टेट को क्यों डिस्टर्ब किया? तो बच्चों मैं एक चीज आपको बोल दूं, ये स्मूथ है, ठीक है, ठीक है। स्मूथ का मतलब कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट। आप फ्रिक्शन के बारे में आगे जाके बहुत पढ़ोगे, ठीक है, इसी चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है? ये कैसा है? रफ। तो इसकी मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, मैं तो यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ नीचे, यहाँ इधर लग रहा होगा,
सॉरी, आप इसको रफ ही कंसीडर कीजिए और इधर लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने उसको सेंटर में से आपको समझाने के लिए ही ड्रॉ किया है। ओके, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल होता है स्मॉल एफ। अभी से सब कुछ याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसको बैलेंस करने वाला कोई है क्या? इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और ये फोर्स, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, देखिए इधर, और ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स इसकी मोशन को क्या करने की ट्राई करेगा, अपोज करने की ट्राई करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर फोर्स ना होता तो, ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो ये 5 मीटर पर सेकंड से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक बात और बोलूं, अगर मैं यहां से एक इंक्लाइन कर दूं ऐसा, तो फिर क्या होता, तो क्या उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होती? ये स्मूथ ही है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है, देखिए अच्छी तरीके से, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। weight always acting in the downward direction, but normal reaction acts always perpendicular to the surface. ओके, याद रखना, acts always perpendicular to surface। तो अभी देखिए, ये जो n है वो यहाँ पर इसके, ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर तो देखिए सरफेस ऐसी हो गई, तो जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। अभी इस n का हम कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस n के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, देखिए अच्छे तरीके से ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये लेस देन n ही होगा कि नहीं? या तो ऐसा एक चीज बोलिए, अगर ये ने ये लेस देन n भले ही हो, लेकिन सोचो कि इस कंपोनेंट ने mg को सोचो बैलेंस कर दिया, लेकिन इस कंपोनेंट को, इधर जो कंपोनेंट लग रहा है उसको बैलेंस करने वाला कौन है? उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो कहने का मतलब अब इस पे अनबैलेंस फोर्स लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह, और ये अनबैलेंस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जहां जिस डायरेक्शन से जा रहा है उससे अपोजिट, इसीलिए ये डिसलरेट होगा और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, लेस देन 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ फ्रिक्शन ही अपोज करता है, ऐसा ये फोर्स भी अपोज करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। बच्चों, फोर्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट में आने से लगता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एक्सेट्रा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और दूसरे होते हैं फील्ड फोर्स। दूसरे कौन से होते हैं? फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये सब फील्ड फोर्स है। हमने ऊपर देखा था क्या, देखिए इसको, आपने इसको जब पकड़ के रखा था उस टाइम पर स्टेडी स्टेट था। आप बोलोगे सर बैलेंस दिखाओ, ओके दिखाता हूं, चलो। नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, आपने जो पकड़ के रखा हुआ है वो फोर्स अप्लाइड बाय अस, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने छोड़ दिया तो हमने फोर्स नहीं लगाया, तो mg, इस कंडीशन में बैलेंस्ड, और इस कंडीशन में अनबैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट मूव करता है या तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नहीं, अनबैलेंस फोर्स की वजह से हो जाता है सब कुछ। याद रखना अच्छी तरीके से, फोर्स तो ऑलवेज आप पे लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगता है। तो क्यों हमारी कंडीशन हर बार चेंज नहीं होती रहती? क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है, अनबैलेंस नहीं होता कंडीशन, इसीलिए, ठीक है। ओके, तो क्या आपको ये समझ में आया अच्छी तरीके से कि अनबैलेंस फोर्स जब लगेगा, when object is under balanced force, then it will try to maintain its original state, and when it is
अंडर अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, इसलिए शायद आपको अगर हैंड राइटिंग मेरी पसंद ना आए तो माफ करना। इट विल चेंज इट्स स्टेट, चेंज इट्स स्टेट। अभी बच्चों, स्टेट चेंज करेगा, स्टेट मतलब स्टेडी से मूविंग, मूविंग से स्टेडी, सिर्फ ऐसा नहीं, अगर वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेना तो भी हम बोलेंगे स्टेट चेंज किया। अगर वो अपनी स्पीड की वैल्यू चेंज कर लेना तो भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट चेंज किया। आप बोलोगे सर आपने तो दो ही स्टेट बोले थे, लेकिन इसमें भी सब स्टेट है, ये 5 मीटर पर सेकंड और ये लेस देन 5 मीटर पर सेकंड, तो स्टेट चेंज हो गया ना, क्यों, अनबैलेंस फोर्स लगा इसलिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यह प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए एरिस्टोटल पॉलिसी में एक आपको बोलना चाहता हूँ, एरिस्टोटल पॉलिसी, हेडिंग दीजिए एरिस्टोटल पॉलिसी। मतलब कि एरिस्टोटल ने बोला था लेकिन वो बाद में फॉल्स हो गया, सॉरी, इसलिए एरिस्टोटल पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू Aristotle, if we want to maintain, if we want to maintain movement of body, movement of body continuously, okay, then we have to apply, then we have to apply continuous force on it, continuous force on it. Okay, so this was said by the Aristotle, that if you want continuous motion you have to apply continuous force. आप बोलोगे सर इसमें क्या रॉन्ग किया, छोटे बच्चे को एक छोटा सा ऐसा ब्लॉक दे दो, यहाँ से उसको स्ट्रिंग पकड़ा दो उसके हाथ में, ठीक है, वो बच्चा जब तक खींचता रहेगा तब तक ये मूव होता रहेगा, जैसे ही खींचना बंद, ब्लॉक हो गया स्टेडी। तो आप बोलोगे सर सही बात है, एरिस्टोटल ने बोला वो सही है। अच्छा, अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। सोचो, सोचो कि ये जो है, ये है स्मूथ प्लेन, हर बार स्मूथ लेके आ जाता हूं, ये है स्मूथ प्लेन, ठीक है, बच्चे ने फोर्स अप्लाई किया और ये मूव करने लगा। जैसे ही बच्चे ने इसको, ये बच्चा है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको पकड़ के, ठीक है, जैसे ही बच्चे ने इसको छोड़ दिया तो क्या ये स्टॉप होगा कि नहीं। कैसा प्लेन है, स्मूथ प्लेन, अच्छी तरीके से देखो, इट विल नॉट गेट स्टॉप, ओके, इट विल कंटिन्यूअसली मूव। तो रेगुलर लाइफ में वो स्टॉप क्यों हो जाता है, रेगुलर लाइफ में वो स्टॉप क्यों हो जाता है। तो इसका बहुत सीधा आंसर है बच्चों कि रेगुलर लाइफ में हमें ऐसी स्मूथ सरफेस कभी भी नहीं मिलती, और रेगुलर लाइफ में एक दूसरा एयर रेजिस्टेंस भी लगता है। क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, सोचो कि हमें इसको 5 मीटर पर सेकंड, मेरी फेवरेट स्पीड, उससे अगर चलाना है तो यहाँ पर देखिए उस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, इसकी मूवमेंट के अपोजिट ही लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन के अपोजिट, तो हमें इधर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। सोचो कि ये 10 न्यूटन है तो हमें भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, उसका भी आप टेंशन मत लीजिए, उसको तो हमने पहले से एक बार डिस्कस कर भी रखा है। तो मतलब हमें 10 न्यूटन फोर्स लगाना होगा, तो ये कंटिन्यूअसली बैलेंस्ड होगा और ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव कर पाएगी, ठीक है। अब ये बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, 5 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूअसली मूव करेगी, इतना समझ में आया। जैसे ही बच्चे ने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो फोर्स लगने वाला है ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है
कि अब इस पे ये सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया और वेलोसिटी के अपोजिट में है, इसीलिए वो स्टॉप हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब है, तो आप बोलोगे सर तो उसमें एरिस्टोटल ने क्या गलत किया? उन्होंने तो ऐसा ही बोला था कि कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सर जरूरत है। तो बच्चों मैं आपको बोल दूं, अगर वो स्मूथ होता तो क्या उसे कंटिन्यूअस फोर्स लगाने की जरूरत होती? नहीं होती। यहाँ पर कंटिन्यूअस लगाने की जरूरत क्यों है? उसको मोशन में रखने के लिए नहीं। वो ये जो 10 न्यूटन फोर्स ये पीछे लग रहा है ना, इसको कैंसिल करने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स हम लगाते हैं। आप बोलोगे सर वो जो पेंडुलम होता है उसको हम ओसिलेट करते हैं, ठीक है, हाथ में पकड़ के ऐसे कंटिन्यूअसली अगर हमें ओसिलेट करना है सर, तो यहाँ पर तो कहाँ फ्रिक्शन आया, तो हमें कंटिन्यूअस ऊपर से थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। या तो स्विंग है, ठीक है, आप स्विंगिंग कर रहे हो, आपको कंटिन्यूअसली स्विंगिंग करना है तो भी आपको कंटिन्यूअस फोर्स लगाना होगा, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन कहाँ से आया? तो बच्चों उसमें आया एयर रेजिस्टेंस। कौन सा आया? एयर रेजिस्टेंस। तो वहां पर भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो एयर रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिस्टोटल ने बोला वो रॉन्ग है। किसी भी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है। उस मोशन को स्टॉप करने के लिए, उस मोशन को बदलने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। और यही तो है हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। हेडिंग दे देंगे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मेरे साथ लिखते चलिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपने ये स्मॉल स्टैंडर्ड में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। स्टेडी ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेडी, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो जब तक मैं लिख रहा हूँ। स्टेडी ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेडी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट will continue its motion constant velocity, ठीक है। कैसे वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। स्टेडी ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेडी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन unless and until no external force is acting on body, या तो एक्टिंग ऑन इट, उस पे जब तक कोई फोर्स नहीं लगता तब तक ऐसा होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट। ओके, क्या करना चाहेगी? बॉडी अपना स्टेट मेंटेन करना चाहेगी। स्टेडी है तो स्टेडी रहना चाहेगी और मूवमेंट है तो मूवमेंट करना चाहेगी। until no unbalanced force is acting on it। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट is called inertia। क्या बोलेंगे उसको? इनर्शिया, ठीक है। कोई बच्चा है कितनी भी झापड़ मारो वो सुधरता नहीं है तो हम उसको इनर्शिया बोलेंगे। जड़ भरत। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। एक चीज बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, स्टेडी है, आपने फोर्स लगाया तो वो मूव करने लगा। और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया और वो मूव नहीं किया,
तो इसका मतलब क्या है, ये जल्दी मान गया कि उसे अपना स्टेडी स्टेट मेंटेन नहीं रखना है, वो स्टेडी में से मूवमेंट में आ गया है। लेकिन ये बोलेगा नहीं मैं तो स्टेडी रखूंगा, जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इनर्शिया ज्यादा है। ओके, मोर इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। किस पे, मास पे। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। समझ में आया कि नहीं, मतलब कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, मास मोर implies more inertia, more inertia। समझ में आया कि नहीं। ओके, तो इसका मतलब इस लॉ का एक दूसरा नाम भी है, ऑल्सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है उसका दूसरा, लॉ ऑफ इनर्शिया। हालांकि ये तो गैलीलियो ने दिया था, लेकिन अब हम इसको भी लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब कि फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ बच्चों, फर्स्ट लॉ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसको हम प्रैक्टिकल में बहुत सारी जगह देख सकते हैं। देखिए, आप बस में हो और बस में खड़े हो, ठीक है, और कुछ पकड़ा नहीं है, बस जा रही है, बस जा नहीं रही है, स्टेडी है, और स्टेडी से सडनली मूव करने लगे। आप बोलोगे सर बस के व्हील तो रोक दीजिए, यहाँ पर चलो ड्राइवर भी रोक देता हूँ। बस सडनली मूव करने लगे तो क्या आप वैसे ही खड़े रहोगे, नहीं। फ्रिक्शन की वजह से आपके पैर उसके साथ थोड़े से जुड़ गए होंगे, तो आपके पैर आगे चले जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी उसके साथ नहीं जुड़ी है ना, तो वो पीछे चली जाएगी। मतलब कि आप वह क्या करोगे, आप प्रॉब्लम फाइंड करोगे कि आपको किसी ने पीछे धक्का दिया है। समझ में आया कि नहीं। वही अगर मूवमेंट है, बस मूव कर रही है और सडनली स्टॉप हो जाए, तो आपके पैर सडनली स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी वो डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगी, तो वो आगे चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से। एक चीज आप देखिए, ये जो व्हील्स है, ठीक है, यहाँ पर मड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मड लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ये व्हील बहुत ज्यादा तेजी से घूमता है, तो ये इतनी स्पीड, जो बाहर का पार्ट है, इतनी स्पीड डायरेक्टली नहीं ले पाता, तो वो डिफरेंट, मतलब कि अलग हो जाता है, और वो ऐसे टेंजेंशियली उड़ने लगता है। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गद्दा ले लो, ठीक है, उस पर बहुत सारी धूल है, आप उसको मारने लगे, जोर जोर से मारने लगे, ठीक है, तो वो गद्दा ऐसे नीचे बैठ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, डायरेक्टली डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में वो जो धूल है उसको डायरेक्टली इतना नहीं पता चलेगा, वो इतना डिफॉर्म नहीं होगा, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। कपड़े है, कपड़े पानी है, मतलब कि आपने धो डाले, फिर आपने उसको जोर से एक झर्क दिया, तो पानी का जो ड्रॉपलेट्स है उनको नहीं पता था कि अभी जोर का झर्क लगने वाला है, तो वो डायरेक्टली अपना स्टेट मेंटेन करने के लिए वही रहेंगे और वो नीचे चला जाएगा कपड़ा। तो आपका आप क्या होगा कि आपको उससे पानी अलग करना है ना, तो वो अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, frame of reference, frame of reference where first law of motion obeyed, first law of motion obeyed is called inertial frame of reference। उसको हम क्या बोलेंगे, inertial frame of reference। अगर नहीं ओबे होता तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आप बोलोगे ऑब्जेक्ट स्टेडी है, आपने देखा ट्री, ट्री स्टेडी है, ठीक है सर, वही बात नहीं, चलो तो क्या ट्री मूव नहीं कर रही एक्चुअली,
एक्चुअली तो वो अर्थ की ये मोशन है उसकी वजह से गोल गोल ही घूम रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी वो हमें स्टेडी लग रही है। उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है mv² अपॉन r, फिर भी हमें उसको क्या लग रही है, स्टेडी लग रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूटन का लॉ ओबे नहीं होता, तो इसलिए हम उसको नॉन इनर्शियल एफ देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, पूरा जो यूनिवर्स है उसमें अनबैलेंस फोर्स लग ही रहा होता है, लेकिन हमारी मूवमेंट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमें स्टेडी लगता है और कोई मूवमेंट में लगता है कॉन्स्टेंटली। तो वो मतलब कि हमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा, इसलिए सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल ही होती है। लेकिन हम स्टडी करने के लिए किसी की कभी कभी फ्रेम को क्या ले लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या करता है, ओनली डिटेक्ट द फोर्स, ओनली डिटेक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब आपको पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, इतना ही। ठीक है, कांट कैलकुलेट द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है वो नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन आ गई ना, तो अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए आ रहा है न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, लेकिन वो इस एपिसोड में नहीं, दूसरे एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं, और मैंने जैसा बोला, आप एनसीईआरटी के पेजेस, वो मैंने बोला ना, आगे के 3-4 पेजेस वो अच्छी तरीके से पढ़ लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने जितना मुझे मतलब कि एक्सप्लेन करने का मन किया उतना किया, अगर कोई बाकी रह गया हो तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।